नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि हम लोग की यहाँ पर जो सीटेट के एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ है वो चल रही है और वहाँ पर हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने जो 27 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 28 दिसंबर 2021 का पेपर। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देखिए ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्योंकि ये वाला जो पेपर हुआ था आपका 28 दिसंबर वाला, ये थोड़ा टफेस्ट पेपर की शिफ्ट में माना जाता है। तो आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और सही आंसर लगाने का प्रयास करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। ए, कोई आकाशीय पिंड है, मतलब कि ये आपकी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसका नाम ए है, एक ही समय में दो अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करता है। तो आपको बताना है कि ए क्या हो सकता है। क्या ये ए शुक्र हो सकता है, ध्रुव तारा हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, अरुण हो सकता है। तो यानी कि जो वीनस हो गया और आपका जो यूरेनस हो गया और जो ये दोनों आपके क्या है, प्लैनेट हैं। क्या है भैया, ये प्लैनेट हैं यानी कि ग्रह हैं। और जो पोलर स्टार है ये आपका एक स्टार है, ठीक है, जो कि मूव नहीं करता है। और जो ग्रह हैं वो ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो इस यहाँ पर अगर हम परिक्रमा की बात करेंगे तो ये केवल और केवल एक आकाशीय पिंड को परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है दो अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करता है। तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी क्या होगी, कोई ना कोई उपग्रह होगा यानी कि सैटेलाइट होगा। क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे ऑप्शन लें आपका चंद्रमा यानी कि मून, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका सन है, ठीक है दोस्तों, और ये आपकी क्या है, अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, और यहाँ पर ये आपकी मून है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो मून है वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, क्योंकि ये पृथ्वी का उपग्रह है। और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि जो मून है वो पृथ्वी का चक्कर तो लगा ही रहा है, लेकिन पृथ्वी के चक्कर लगाने के दौरान वो सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है। तो इस आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वह एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो दो अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा यानी कि मून हो जाएगा। मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है। जब दो उदासीन वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती हैं तब वह अर्जित कर सकती हैं, क्या अर्जित कर सकती हैं, समान परिमाण के विजातीय आवेश, समान परिमाण के सजातीय आवेश, विभिन्न परिमाणों के विजातीय आवेश, विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश। थोड़ा क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रही है इंग्लिश में देखिएगा। व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, देखो जब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है मतलब इन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, ना ही कोई आपका पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई आपका नेगेटिव चार्ज है। जब आपस में इनको रब किया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट, तो आपसे पूछा गया कि निम्न में से क्या होगा, अनलाइक चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, like charge of same magnitude, unlike charge of different magnitude, like charges of different magnitude। अब अगर आप ध्यान से देखें पहले तो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपसे कि जब दो उदासीन वस्तुओं को एक साथ रगड़ा जाता है मतलब उन पर ऑलरेडी कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं है। और आपको पता है जब कोई चीज़ आपस में रगड़ी जाती है तो जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल समझाएं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपका कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब समान आवेश की दो वस्तुओं को जैसे यहाँ पर एक पे पॉजिटिव है और दूसरे पे क्या है आपका नेगेटिव है, अलग अलग है आपका, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो वस्तु एक वस्तु जो धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, जब इनको आपस में रगड़ा जाता है मतलब इसके चार्ज इधर जाने लगते हैं और इसके चार्ज क्या होते हैं, इधर की ओर आने लगते हैं, ठीक है। और यही जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आसानी से होने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि दोनों वस्तुएं उदासीन हैं, और जब दोनों वस्तुएं उदासीन होती हैं तो उनमें जो आपका आवेश होता है वो आपका कैसा होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि जैसे अब आप हाथ आपके दोनों ठंडे हैं, अगर आप दोनों हाथों को रब करेंगे आपस में तो दोनों हाथ क्या होंगे, गर्म स्टार्ट होना हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो चार्ज है यानी कि इनके बीच में जो आपका आवेश है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। लेकिन दोनों ही जैसे हाथ आपके समान रूप से गर्म हो रहे हैं यानी कि जो परिमाण है इनका वो कैसा होगा, एक समान होगा, ठीक है। जैसे आपके दोनों हाथों में कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं था, दोनों हाथ आपके उदासीन थे, आप ऐसे एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। तो इन पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, इनका जो परिमाण होगा चार्ज का ट्रांसफर का, वो कैसा होगा, सेम होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समान परिमाण के विजातीय आवेश अर्थात अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन आप इसको समझने का प्रयास करें तो आप जरूर समझ पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3।
नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। क्या है पहला अभिकथन स्टेटमेंट? रात भर किसी कमरे में रखे जाने पर सुचालक का ताप कुचालक की तुलना में अधिक होता है। सुचालक और यहाँ पे लिखा है कुचालक। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ताप की बात हो रही है। ताप यानी कि ऊष्मा यानी कि टेम्परेचर। अब सुचालक भी कई प्रकार के होते हैं, ऊष्मा के सुचालक की बात हो रही है और ऊष्मा के कुचालक की बात हो रही है। यानी कि जिन ऐसे आपके पदार्थ जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत ही आसानी से हो जाता है उन्हें ऊष्मा के सुचालक कहते हैं, और जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं हो पाता है उन्हें ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। इसी प्रकार से आपके विद्युत धारा के भी सुचालक और कुचालक होते हैं। वो सभी धातुएं जिनमें विद्युत धारा आसानी से करंट फ्लो हो जाता है वो आपकी सुचालक कहलाती हैं, और नहीं हो पाता उनको कुचालक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ऊष्मा की, ठीक है दोस्तों। तो अब ये आप सोचिए कि आपने दो ऑब्जेक्ट लिए, ये आपका कोई मान लो बंद कमरा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया जिसमें आपका टेम्परेचर आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरा है जिसमें टेम्परेचर आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो अगर वो रात भर रखे रहें तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण से कोई लेना देना है क्या? किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है कि कमरे में एक रखा हुआ तो आपका सुचालक उसमें टेम्परेचर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ेंगे, चालकों से ऊष्मा का प्रवाह बहुत धीरे धीरे से होता है। भैया गलत बात है कि जो चालक होते हैं, सुचालक होते हैं, उनमें जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो तेजी के साथ होता है, ना कि धीरे धीरे होता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट ही आपके गलत हो गए। तो स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही गलत है। इस आधार पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है वो 3 तरीके से होता है। जो पहला मेथड होता है इसको कहा जाता है कंडक्शन, ठीक है, और जो दूसरा मेथड होता है उसको कहा जाता है कॉन्वेक्शन, ठीक है, और जो तीसरा मेथड होता है इसको कहा जाता है रेडिएशन। तो यही 3 अकेले ऐसे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से किया जा सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कंडक्शन को कहते हैं, कंडक्शन को कहा जाता है चालन। यानी कि जब अलग अलग टेम्परेचर की वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं और तब ऊष्मा का स्थानांतरण जब होता है तो वहाँ पे आपका जो विधि होती है ऊष्मा स्थानांतरण की उसको कंडक्शन विधि या चालन विधि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार से जो संवहन विधि होती है इसमें क्या होता है, जैसे आप जो चालन विधि ऐसे होती है ये सॉलिड जो के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा होती है, और जो कॉन्वेक्शन विधि होती है जैसे मान लो आपका पानी ये भरा हुआ है, ये गर्म हो रहा है, तो पहले नीचे के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? गर्म होने। जैसे यहाँ से अगर आग लगी हुई है, टेम्परेचर नीचे गर्म हो रहा है तो नीचे के मॉलिक्यूल गर्म होंगे, गर्म होकर ये ऊपर जाएंगे, और ऊपर से जो ठंडे मॉलिक्यूल होंगे वो नीचे आएंगे फिर से गर्म होकर के, इस तरीके से। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है इसको संवहन कहा जाता है, यानी कॉन्वेक्शन मेथड कहा जाता है, जो कि किसमें होता है आपका स्पेशली लिक्विड्स के द्वारा होता है। और लास्ट आपका आता है रेडिएशन मेथड। और इस प्रकार का जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होता है, इसमें किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई भी प्रकार का माध्यम नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के मेथड को कहा जाता है रेडिएशन यानी कि विकिरण, रेडिएशन यानी कि विकिरण। और जो कॉन्वेक्शन होता है इसको कहा जाता है संवहन विधि, ठीक है। तो ये आपके 3 मेथड होते हैं ऊष्मा स्थानांतरण के, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट और रीजन गलत हैं। इस आधार पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसको देखना है देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, देखिएगा क्या। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए सदैव सही होता है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी? अवतल लेंस की। किसकी बात हो रही है? अवतल। और जो अवतल लेंस होता है वो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है आप देख सकते हैं कि ये लेंस क्या होते हैं, बीच में पतले होते हैं और किनारों पर कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। और साथ ही साथ में इनमें जब प्रकाश की किरण जाती है तो ये क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को डाइवर्ज कर देते हैं, कन्वर्ज नहीं करते हैं। जो ये डाइवर्जेंट लेंस होते हैं अवतल लेंस, ठीक है। और जो आपके उत्तल लेंस होते हैं वो कन्वर्जेंट लेंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से इस प्रकार से प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं? आपके फैला देते हैं, ठीक है। अब इन पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है वो आपको बताना है। तो जो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनेगा? एक तो क्या बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। और जो वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके डाइवर्जेंट होते हैं, तो रियल में तो कन्वर्ज होकर कहीं पर आपका प्रतिबिंब बनाएंगे नहीं, तो इन पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी भी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपसे बताया कि अवतल लेंस के द्वारा सीधा, वस्तु से छोटा और आभासी बनता है। अब पढ़ेंगे, यह उल्टा तथा बिंब से बड़ा बनता है, पहला गलत है। अगला आपका दिया है यह उल्टा तथा बिंब से छोटा बनता है, ये भी आपका गलत है। यह सीधा तथा बिंब से बड़ा बनता है, ये भी गलत है। यह सीधा और बिंब से यानी वस्तु से छोटा बनता है, तो ये सीधा है और आपका छोटा है, इसमें आभासी का कोई दिया ही नहीं गया है, फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो आपका सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस आधार पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखिए क्या है। बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधों से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान होता है, क्यों? क्यों? जैसे मान लो आपकी जो आप बैग टांगते हैं, जैसे इस प्रकार का आपका बैग है, इसमें इस प्रकार की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, ये
चौड़ी चौड़ी होती हैं। और इनका चौड़े होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर इनको ये अगर इनका जो चौड़ाई है ये अगर कम कर दी जाए, यानी कि इनको पतला कर दिया जाए, तो डेफिनेटली ये क्या करेंगी, हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा डालेंगी, हमारे कंधों पर प्रेशर ज़्यादा डालेंगी, जिससे हमको ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अगर इनका एरिया बढ़ा दिया जाएगा, इनको चौड़ा कर दिया जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं भली भांति कि P बराबर सूत्र होता है F/A, यानी दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है किसके, बल के, और आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो यहाँ पे क्या मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, कि अगर आप क्षेत्रफल को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो आपका दाब का मान बढ़ेगा, और अगर आप क्षेत्रफल को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो आपका दाब का मान कम होगा। और डेफिनेटली जब हम क्या करते हैं, जो बैग टांगते हैं उसमें वजन तो होता ही है, तो आप यही चाहते होंगे कि उस पर हमारे कंधों पर उसका प्रेशर कम पड़े। और अगर आप चाहते हैं कि प्रेशर को कम किया जाए, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रिप्स हैं जिनके सहारे से हम उसको टांगे हुए हैं, उसके एरिया को क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं क्या, कि चौड़ी पट्टी वाले कंधों से लटकाने वाले बैग को उठा लेना अधिक आसान होता है। क्यों? क्योंकि बैग द्वारा लगाए जाने वाला बल बढ़ जाता है। नहीं भैया, बल नहीं बढ़ता है। बैग द्वारा लगाए जाने वाला बल दाब बढ़ जाता है। नहीं, दाब बढ़ेगा तो और दिक्कत हो जाएगी। बैग द्वारा लगाया जाने वाला बल घट जाता है, ये भी गलत है। बैग द्वारा लगाए जाने वाला दाब घट जाता है, ये सही है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो दाब है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिप्स की पट्टियों की जो चौड़ाई है बढ़ा रहे हैं, अर्थात एरिया को बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कंधों पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस आधार पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। स्टेटमेंट पहला क्या है, दो भागों में तोड़े जाने पर जो चुंबक है आपका अपना चुंबकत्व खो देता है। और दूसरा रीजन दिया गया है, चुंबकों के ध्रुवों पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है सबसे अधिक होता है। पहले मेरी बात आप ये सुनिए, ये आपका कोई मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। आपको मैंने कई बार बता चुका हूं कि मैग्नेट को अगर आप दो भागों में तोड़ देंगे तो ये जो क्या होगी, दो नई मैग्नेट का निर्माण हो जाएगा। यानी इसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा और इसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि इनका चुंबकत्व का यानी कि मैग्नेटिज्म का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। तो ये आपका स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, क्योंकि ये अपना मैग्नेटिज्म का गुण नहीं खो दे पाएगी। और दूसरी जो रीजन यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इसके पोल्स होते हैं, यानी नॉर्थ पोल होता है और आपका जो साउथ पोल होता है किनारों पर, इस पर जो मैग्नेटिज्म होता है वो सबसे अधिक होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इनके ध्रुवों पर बात करेंगे तो ध्रुवों पर जो चुंबकत्व का जो गुण पाया जाएगा वो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो आपका जो स्टेटमेंट ए तो गलत है, लेकिन इसका जो रीजन है वो आपका सही है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। देखो, क्या सभी धातुएं कठोर होती, नहीं। जैसे आप अगर हम पारे की ही बात करें तो पारा क्या है, एक ऐसा मेटल है जो सामान्य ताप पर क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया हमारा। ये जल की तुलना में कम सघन होती हैं, तो जल से मेटल का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जल के अणु ठोस के अणुओं से क्या होते हैं, कंपैरेटिवली दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं, सभी की सभी जो आपकी मेटल्स होती हैं ये अभिक्रिया नहीं करती हैं प्रॉपरली। ठीक है, अगला आपका है ये विद्युत चालन करती हैं। ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि धातुओं की बात हो रही, मेटल्स, तो जितनी भी प्रकार की मेटल्स पाई जाती हैं सब के सब इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होती हैं, यानी कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं सभी की सभी प्रकार की मेटल्स। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण, अभिकेंद्रण का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। क्या होता है भैया, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। तो इस मेथड से बहुत प्रकार की चीज़ों का सेपरेशन किया जाता है। तो आपसे ये कहा गया कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड होता है वो किसकी विधि नहीं है, यानी कि आपके यहाँ पे 4 विधियाँ दी गई हैं जिनमें सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के द्वारा चीज़ों को पृथक किया जाता है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें इस प्रकार की विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कपड़े धोने वाली मशीन। डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है इसका प्रयोग किया जाता है। जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है, चीज़ों को घुमाती है, वस्तुओं को घुमाती है और पानी को अलग कर देती है गीले कपड़ों से। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ही लगता है, यानी ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूध से क्रीम निकालना, ये भी आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन का एक उदाहरण है। प्रयोगशालाओं में निदानात्मक जो निदान सूचक जो परीक्षण होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लेबोरेटरी, तो इसमें भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का कभी कभी इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन मिलावट किए गए खाद्य पदार्थों को अलग करने के लिए उसमें क्या होता है, ये आपका नहीं प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि आपने खाने पदार्थों से मिलावट कर ली तो उनके कई सारे तरीके होते हैं निकालने के लिए, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के द्वारा नहीं निकाले सकते। जैसे आपने
इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी हो गया, छानना हो गया। तो खाने के पदार्थों को इस प्रकार से अलग किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन वहाँ पे कार्य नहीं आएगा। तो इसमें पूछा कौन सा प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला ही हमारा इसमें प्रयोग नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, चलिए बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कुछ बूंदें NaOH की डालने पर एक परख नली जिसमें HCl है में आप क्या परिवर्तन देखें। यानी कि यहाँ पे रिएक्शन कराई जा रही NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, किसके साथ, एक अम्ल के साथ यानी HCl के साथ। और आपको पता है कि जब एक क्षार, क्योंकि NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जब एक क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, सॉल्ट बनाता है। यानी Na रिएक्शन करेगा किसके साथ, Cl के साथ, यानी कि बनेगा आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और साथ ही साथ में आपका पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और मैंने आपका कहा था कि जब आपका नमक बनता है, पानी बनता है, साथ ही साथ में ऊष्मा भी क्या होती है, बाहर निकलती है। और जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो डेफिनेटली उसका जो टेम्परेचर होगा रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि आप ये परिवर्तन देखेंगे कि वह जो परख नली है वो कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद जो लवण बनता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हिंदी में कहते हैं इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप अगर लगातार जो पेपर मेरे साथ अगर आप इनको सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने कुछ टॉपिक्स तो आपने कॉमन देखे होंगे जो हर एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आ रहा है, आपका किसी बॉडी ऑर्गन के से फंक्शन पूछ लिए जा रहे हैं। तो ये आपके बेसिक टॉपिक जो आने ही आने हैं एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रीजर्स होते हैं इनमें ए मुक्त होती है, ए मतलब क्या वो आपको, तथा एरोसेल वायु विलय का छिड़काव की क्षीणता करता है, बी की क्षीणता करता है, बी क्या है देखेंगे, सूर्य से आने वाली को रोकने के लिए उत्तरदायी है। तो पहले तो आपको जितने भी आपके जो क्या होते हैं, शीतलक होते हैं, यानी कि जो AC हो गया, फ्रिज हो गया, जितने प्रकार के आपके जो कोल्ड स्टोर्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पर एक गैस निकलती है, इसको नाम होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, यही रेफ्रिजरेटरों से मुक्त होती है। और इसके बाद जो एरोसेल का जो छिड़काव होता है ये क्या करता है, जो आपकी ओजोन लेयर होती है इसको क्या कर देते हैं, इसको नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन लेयर में छेद हो जाता है। अब जब ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा तो सूर्य की जो आपकी कौन सी UV रेज होती हैं, UV रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, इन्हीं को कहा जाता है परावैंगनी किरणें। तो ये परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिसके कारण से पृथ्वी पर कई प्रकार की रेडियो एक्टिव बीमारियाँ, स्किन कैंसर, कई सारी इससे संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये इसका पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। अब आपसे पूछा गया रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है, CFC निकलती है। ऑप्शन में चेक करो, ए के स्थान पर CFC किस में आया, केवल इसी वाले ऑप्शन में आ रहा है CFC। फिर भी आप एक्सप्लेन करेंगे किसको नुकसान पहुंचाती है, ओजोन लेयर को यानी O3 को नुकसान पहुंचाती है, और किसको रोकने के लिए सहायक होती है, UV रेज को रोकने के लिए आपकी जो ओजोन लेयर है ये सहायक होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थिति में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से राहत मिलती है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब पेट में एसिडिटी होती है, गैस की जैसी समस्या होती है, ठीक, खट्टी डकारें आती हैं, तब हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो आपका केमिकल नेम होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसी को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एसिडिटी के उपचार के लिए सहायक है, यानी अम्लता के उपचार के लिए सहायक है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है हमारे सामने। बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं। बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं, और साथ ही साथ एक कोई गैस निकलती है, इसका नाम उन्होंने X रखा है, तो आपको बताना है कौन सी गैस निकलती है। तो ये आपका ऐसे कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा, कि जब भी आप बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाएंगे, अक्सर आपने ये प्रैक्टिकल छोटे मोटे घर पे किए होंगे, तो बुलबुले जो बनते हैं बेकिंग सोडा में किसको मिलाया आपने, लेमन जूस मिलाया, नींबू का जूस मिलाया, तो उसमें जो बुलबुले बन रहे हैं एक्चुअली वो बनते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। उपयोगी परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये क्या करता है, आपके जो चलने की जो दर होती है उसको क्या करता है, उसको रोकने का प्रयत्न करता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है फ्रिक्शन। ओके, इसको बोलते हैं घर्षण बल। चलिए अब आपको यहाँ बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो घर्षण को कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, घर्षण को कम करना है। तो जूतों की जो तली होती है, तलवों पर जो खांचे बनाए जाते हैं अपने सूज के पीछे होते हैं, ये एक्चुअली में घर्षण को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि आप जब घर्षण बढ़ेगा तो आपकी जो फिसलने की चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसीलिए इन पर खांचे बनाए जाते हैं। तो ये घर्षण को बढ़ाएगा।
ट्रकों के टायरों को खांचीदार बनाया जाता है, ये भी क्या करेगा, फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं, ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं, इनके जो इनमें ब्रेक पैड बनाए जाते हैं ये, ठीक है, और ये ब्रेक पैड क्या करते हैं, ये ऑटोमोबाइल कंपनी होते हैं, ऑटोमोबाइल जो वाहन होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या होते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है कि इनको आसानी से कारों को रोका जा सके। तो एक ही ऑप्शन बचा कि मशीनों के जो गतिशील पुर्जे होते हैं उनके बीच ग्रेफाइट की पतली परत लगाई जाती है। ग्रेफाइट की पतली परत इसलिए लगाई जाती है कि वो आपस में रगड़े ना, और रगड़ने से क्या हो, उनका नुकसान ना हो, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम होने की बात हो रही है। एक लुब्रिकेंट के जैसे आप पतली परत लगा दी जाती है ग्रेफाइट की, तो ऑप्शन डी क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम करेगा, यही हमारा सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है, देखिए, एक नेत्री जीवों का दृश्य क्षेत्र द्विनेत्री जीवों की तुलना में अधिक होता है। मतलब कि जिनकी एक आंख होती है, ठीक है, और उनका अगर हम दृष्टि की बात करेंगे तो जो दो आंखों वाले जीव होते हैं उनकी दृष्टि से क्या होती है, अलग, मतलब कि ज़्यादा देख पाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्योंकि जो एक नेत्री जीव होते हैं इनके जो आँख होती है ये क्या होती है कि सिर के विपरीत दिशा में ये चारों ओर बहुत ही आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही समय में क्या होते हैं, देखने की क्षमता तो नहीं होती इनके अंदर कि एक समय में सारी चीज़ों को देख सकें, लेकिन ये अपने डायरेक्शन को बदल करके सारी जगहों पर बिना ज़्यादा घूमे हुए चीज़ों को देख सकते हैं। तो जितने भी आपके एक नेत्री जीव होते हैं इनके अंदर जो द्विनेत्री जीवों से अगर कंपेयर करेंगे तो देखने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो स्टेटमेंट ए हमारा सही हो जाएगा। अगला कहा गया है रीजन क्या, एक नेत्री जीव की दृष्टि में दृश्य क्षेत्रों के अति व्यापन की क्षमता होती है। अति व्यापन का मतलब होता है ओवरलैपिंग विजन फील्ड्स, मतलब एक के ऊपर एक ये देखने की क्षमता होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे मान लो ये आपका एक कौवा बैठा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर किसी चीज़ को देख रहा है। अगर इसने, इसकी आंखें दो ही होती हैं लेकिन एक बार में ये एक ही आंख से देख सकता है। अगर इसने इसको देख लिया और वापस में टर्न होकर इसी से इसको देख लिया तो क्या ओवरलैपिंग जैसी समस्या बनती है? ऐसी ये नहीं बनता है, क्योंकि वो एक बार में एक को देखता है तो ओवरलैपिंग की समस्या नहीं बनती यहाँ पे, यानी अतिव्यापन की क्षमता नहीं होती कि एक ऑब्जेक्ट दो, जैसे अक्सर किसी शराबी को देखा होगा कि जब उसने पी ली तो उसके बाद क्या होगा, उसको ऑब्जेक्ट दो, तीन, चार देगा। ये होता है अतिव्यापन, यानी ओवरलैपिंग, या चीज़ों को अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशंस में दिखाना, ठीक है, 3D व्यू कह सकते हैं आप इसको। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। एक नेत्री जो जीवों का दृश्य क्षेत्र होता है ये द्विनेत्री जीवों की तुलना में अधिक होता है, यही हमारा सही है, यानी ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो भैया कॉन्सेप्ट थोड़ी टफ है, लेकिन मैंने पहले ही आपसे स्टार्टिंग में कहा था ये पेपर थोड़ा टफ आया था, फिर भी समझने का प्रयास करें। अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, नीचे दी गई कौन सी प्रक्रिया सभी जीवधारियों का अनिवार्य यानी परम आवश्यक अभिलक्षण नहीं माना जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स? किसकी बात हो रही है भैया? सभी जीवित प्राणियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो जनन, यानी कि अगर जितनी भी प्रकार की लिविंग बीइंग होती हैं वो रिप्रोडक्शन तो करती हैं, सही बात है। अब लिविंग बीइंग है तो रेस्पिरेशन भी करेंगे, ये भी सही बात है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक बचा है एजेशन और दूसरा बचा है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन, ठीक है, और एजेशन का मतलब होता है मल का त्याग करना, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना, बाहर निकालना, ठीक है। ये आपका क्या होता है, मल त्याग करना। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक्सक्रेशन सिस्टम क्या होता है, ह्यूमंस में भी होता है, और एजेशन क्या होता है, ये भी ह्यूमंस में होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करें प्रश्न के ऑप्शंस को, एजेशन का मतलब होता है कि शरीर के जो वेस्ट पार्ट होते हैं इनको बाहर निकालना, और जो मल त्याग होता है मल के रूप में बाहर निकालना। तो जो एजेशन है आपका, जो मल त्याग करना है, एक्चुअली में ये एक्सक्रेशन का ही पार्ट है, ठीक है। ये बात तो आप मानते हैं। और ह्यूमंस में ऐसा बिल्कुल होता है कि एक्सक्रेशन सिस्टम से ही एजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र के द्वारा ही मल को त्याग किया जाता है ह्यूमंस में। लेकिन अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में ऐसा मल त्याग करने की कोई विशेष वो नहीं है, मतलब विशेष तरीके से उनका मल त्याग नहीं होता है जैसे ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है। लेकिन एक्सक्रेशन वो भी करते हैं, जैसे जो गाद निकालते हैं, कभी कभी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो उनमें भी एक्सक्रेशन होता है, लेकिन एजेशन के द्वारा नहीं होता है, मल त्याग करने के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सक्रेशन तो लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन एजेशन है जो कि ह्यूमंस में होता है, मल त्याग करना, ये एक आपका जरूरी अभिलक्षण नहीं है, परम आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में विटामिन से क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कीड़ा के विटामिन के, ई, डी, ए ये आपके वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी भैंस गई पानी में, ये आपके पानी में घुलनशील हैं, विटामिन बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्वेश्चन देखो फिर पूछा गया है कि कौन सा विटामिन नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी जब भोजन पकाते हैं, यानी कि जैसे ही तापमान मिला तो ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो विटामिन सी है
ये क्या होता है, बहुत ही अल्प ताप पर, बहुत ही कम ताप पर जब खाना बनाते हैं उसी ताप पर क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है, निम्नलिखित में से खरपतवार, खरपतवार का मतलब होता है वीड्स, ठीक है, जो आपके खेतों में जैसे गेहूं की फसल बोई गए, गेहूं के साथ जो घास आस वगैरह एक्स्ट्रा उगाती है, और एक्चुअली में ये आपके जो रियल प्लांट है जिसे आप गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, तो गेहूं के उत्पादन में कहीं ना कहीं एक बाधक का कार्य करती है, तो इसी को खरपतवार कहा जाता है, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिएंट ये खुद एब्जॉर्ब करने लगता है, जो कि हमारे लिए अनुपयोगी है। ठीक है, तो अगर आप खरपतवार यानी वीड्स को हटाना चाहते हैं तो उसकी सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। पहला लिखा हुआ है खरपतवार को हाथों से उखाड़ना, यानी मैनुअली अपरूट द वीड्स, और अक्सर सबसे ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो यही विधि प्रयोग की जाती है। हमारे गांव में जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, हाथों से घास फूस को, खरपतवारों को उखाड़ने का कार्य करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शन को देखेंगे। पुष्पों और बीजों को हाथों से हटाना, मैनुअली रिमूव द फ्लावर्स एंड सीड्स, तो फ्लावर सीड को हटा करके आप कैसे खरपतवार को हटा सकते हैं, उसकी जो आपकी और चीज़ें हैं वो तो आपकी बनी रहेंगी ना, जड़ें वगैरह तो बनी रहेंगी। तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी भी नहीं है, सही भी नहीं है। फसल काटने के बाद तृतीय पेड़ों को जलाना, अगर आप फसल काट दिया उसके बाद आप उनको जला रहे हैं तब तक क्या मतलब, हमारी फसल का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट हो ही जाएगा तब तक। घास पात नासी का छिड़काव, घास पात का मतलब नासी का मतलब होता है कि जो वेडीसाइड होते हैं, मतलब कि इनको मारने का जो काम करते हैं, उनको छिड़काव करके आप क्या कर सकते हैं, इनको वीड को हटा सकते हैं। लेकिन ये देखो विधि तो सारी की सारी हैं, लेकिन सर्वोत्तम विधि की बात हो रही है। अब अगर आप ज़्यादा इनका छिड़काव कर देंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो इफेक्ट है वो आपकी फसल पर भी दिखाई देगा। तो इस आधार पर ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे आसान और सबसे यूजफुल जो आपका तरीका है वो है कि आप हाथों से ही वीड्स को हटाएं। ऑप्शन बे जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्या है, निम्नलिखित में से किसके कारण बाष्पोत्सर्जन की दर देखो दर क्या होती है, वृद्धि होती है। भैया आपसे बार बार कह रहे हैं जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, बाष्पोत्सर्जन है, ये इसका भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। बाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, ये आपका प्लांट है, यानी प्लांट की ये पत्ती है, और पत्ती में क्या होता है, नीचे छोटे छोटे रंध्र छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है इंग्लिश में स्टोमेटा, और इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, एवोपरेशन होता है, पानी की प्लांट से पानी बाहर निकलता है पत्तियों के द्वारा। तो अगर आप देखेंगे कि पत्ती का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, यानी पत्ती का आकार जितना बड़ा होगा, उसमें स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाएंगे, और स्टोमेटा ज़्यादा पाएंगे तो बाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि पत्तियों का क्षेत्रफल के कारण वृद्धि होती है, सही बात है। वृक्ष की ऊंचाई, ये कोई मतलब नहीं, पेड़ आपका चाहे इतना सा हो, चाहे आपका कितना भी बड़ा हो, उनमें जो आपका बाष्पोत्सर्जन होता है वो पेड़ की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है, वो पत्तियों पर निर्भर करता है। तो बी हमारा गलत हो जाएगा। हवा के वेग में वृद्धि, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितनी तेज हवा चलेगी इवैपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तब भी इवैपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ए और सी हमारे दोनों सही हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सूचनाएं दी गई हैं, 3 प्रकार की मिट्टी है, एक्स मिट्टी है, वाई मिट्टी है, जेड मिट्टी है, और यहाँ पे तीनों प्रकार की मिट्टियों के लक्षण बताए गए हैं, और आपको इनके लक्षणों के आधार पर ये बताना है कि ये कौन सी मिट्टी है। तो अगर हम एक्स प्रकार की मिट्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो परकुलेशन रेट है, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आई थिंक जो 20 तारीख को पेपर हुआ था उसमें भी परकुलेशन रेट से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था। तो परकुलेशन रेट यानी इसको हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रवण दर, यानी कि पानी को स्टोर करने, पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है उसको अंतःस्रवण दर कहते हैं। तो एक्स एक ऐसी मिट्टी है जिसमें आपका परकुलेशन रेट यानी कि पानी को धारण करने की क्षमता है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसके अंदर जो एरेशन है वो भी एक अच्छी मात्रा में होता है, और हवा का ट्रांसफर बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जो पानी को धारण करने की क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये बहुत ही कम पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बालू, कि बालू में क्या होता है, जो परकुलेशन रेट है, पानी बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और चूंकि इसमें एयर का सप्लाई भी बहुत आसानी से हो जाता है, और साथ ही साथ लेकिन पानी होल्ड नहीं कर सकता, जैसे ही आप पानी डालेंगे तुरंत ये सोख लेता है, होल्ड नहीं कर सकता। तो यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होगी वो आपकी बालुई मिट्टी होगी, यानी एक्स कौन सी मिट्टी है, बलुई मिट्टी यानी सैंड। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन 1 में सैंड है और ऑप्शन सी में सैंड है, तो ये दोनों तो हमारे गलत हो गए। आगे बढ़ेंगे कि जेड वाले ऑप्शन देखेंगे कि जिसमें परकुलेशन रेट क्या होता है, बहुत धीमा होता है, ठीक है, यानी कि पानी एब्जॉर्ब क्या होता है, धीरे धीरे होता है, और जो एरेशन होता है वो भी क्या होता है, बहुत बुरा होता है, पुअर होता है। मतलब इसके अंदर ये मिट्टी के जो कण होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आपस में इतने घने रूप से चिपके होंगे कि पानी आपका अंदर जा ही नहीं पाएगा। जब पानी नहीं जा पाएगा तो हवा कैसे जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इनमें जल धारण करने की क्षमता है वो कैसी पाई जाती है, उच्च पाई जाती है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई मात्रा में, यानी कि ये प्रकार की जो मिट्टी होती है क्ले होती है,
क्लेई मिट्टी होती है, क्योंकि क्ले मिट्टी क्या होती है, अक्सर गीली होती है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो पाई जाती है, लेकिन पानी एब्जॉर्ब कर ले, एयर के लिए उसमें छेद हो, जगह हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यानी कि जो जेड मिट्टी है वो क्ले मिट्टी है। क्ले मिट्टी को कहा जाता है मृणमय मिट्टी हिंदी में, ठीक है। तो यानी ए का सैंड होना, एक्स सैंड है और जेड आपकी क्या है, क्ले है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब वाई वाली को देख करके आप लोमी मिट्टी लगा सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हमारे सामने क्या है। नीचे दिए गई अनुकूलताओं के आधार पर पादपों की पहचान करें, मतलब प्लांट्स की कंडीशन, यहाँ पे विशेषताएं दी गई हैं और उन विशेषताओं के आधार पर बताना है कि किस प्लांट की बात हो रही है। जो स्टेम्स हैं, तने हैं और जो पत्तियां हैं, इन पर मोमी परत पाई जाती है, मतलब वैक्स की कोटिंग पाई जाती है। तो वैक्स की जो कोटिंग पाई जाती है, अक्सर ये जो आपके प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं आपके, जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस, ठीक है। कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिनके स्टेम्स में और पत्तियों में मोमी यानी वैक्स की कोटिंग होती है। इस कारण से होती है कि स्टोमेटा बंद ना हो जाएं और इनमें पानी का जो इवापोरेशन है वो क्या हो, कम से कम हो। तो यानी पहले का हो जाए कैक्टस। जो नुकीली और कटीली पत्तीदार पत्तियां होती हैं, ये शीघ्रता से झड़ती हैं। तो आपने देखा होगा जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर जाए होंगे, वहाँ पर आपने जो प्लांट्स देखोगे वो कुछ इस प्रकार से बने, कोन के आकार के बने होंगे, जिनको कोनीफेरस प्लांट कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये शीघ्रता से झड़ते हैं, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, कोनीफेरस प्लांट के लिए है। अगला देखें, अंगुली जैसी जो संरचना पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं हाइड्रला में। हाइड्रला जो प्लांट होता है उसमें उंगली संरचना पाई जाती हैं। और जो तनों में छिद्र होते हैं, खोखलापन होता है। आप जैसे कमल की डंठल की बात करेंगे तो कमल की जो डंठल हो, जैसे मान लो ये आपका कमल का प्लांट है, ऐसे इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से है। और यहाँ पर जो इसकी नली होती है ये वाली, ये अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन पढ़ना है क्या है, तनों एवं पत्तियों पर मोमी परत वैक्स की कोटिंग, ये पाई जाती है कैक्टस में, तो कैक्टस वाला केवल ये है। फिर मैंने कहा कोनीफर और नुकीली पत्तियों वाला, अंगुलीनुमा आकृति हाइड्रला, और कमल में क्या होती है, जो नली होती है वो खोखली होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब पेडागोजी के पहले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के सिद्धांतों की सबसे सही व्याख्या करता है। विज्ञान के सिद्धांत विज्ञान के नियम बन जाते हैं। आगे पढ़ेंगे, विज्ञान के सिद्धांत का स्तर विज्ञान के नियमों के स्तर से ऊंचा है। अब विज्ञान की ही बात हो, उनसे ऊंचा कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। विज्ञान के सिद्धांत दर्शनीय परिघटनाओं के निष्कर्ष हैं, मतलब जो आंखों से देखा वो साइंटिफिक हो गया, नहीं, ये भी गलत है कि आप जो देख रहे हैं कि हर चीज़ वो साइंस है, ऐसा भी नहीं होता है। विज्ञान के सिद्धांत नियम तब बनते हैं जब पर्याप्त प्रमाण समर्थन में उपलब्ध हो। ये बात सही है कि आप बहुत सारी दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन जब तक उनके साइंटिफिक प्रूफ्स नहीं होंगे तब तक उनको थ्योरी नहीं माना जा सकता है, नियम नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे उपयुक्त सिद्धांत मतलब जो हमको जरूरी लगे उनको हमने नियम बना लिया, ये भी सही नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, विज्ञान में प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्तर से शुरू होने चाहिए। तो प्राथमिक स्तर से ही प्रयोग होना चाहिए कि अगर आप किसी बच्चे के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना चाहते हैं तो बच्चे के प्राथमिक स्तर से ही क्या प्रयोग उसको कराने स्टार्ट कर देने चाहिए, जिससे अंदर उसके अंदर वैज्ञानिक अभिक्षमता का विकास हो सके। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, प्राइमरी लेवल से ही। बढ़ते हैं 23 पर। एक नए शिक्षण अधिगम को मूल्यांकन करने और अपनाने के लिए निम्न में से क्या एक वांछित मानदंड नहीं है। देखना पूछा गया है नहीं है, तो यहाँ पर 3 आपके हैं वाले होंगे जो मानदंड हैं, और चौथा आपका नहीं है। जिस सीमा तक अधिगम को विज्ञान शिक्षण अनुसंधान का समर्थन प्राप्त हो, ठीक है, एक नए शिक्षण अधिगम को मूल्यांकन करना है और उसको अपनाने के लिए क्या वांछित मानदंड नहीं है। तो जिस सीमा तक अधिगम को आपको मापना है वहाँ तक का समर्थन प्राप्त करना है, बिल्कुल सही है। एक आपकी लिमिट होनी चाहिए कहाँ तक आप बच्चे के अंदर उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। विज्ञान और उसकी संभावनाओं के विषय में विद्यार्थियों को उत्साहित करने में अधिगम की क्षमता, बिल्कुल सही है कि जब तक बच्चे के अंदर आप मोटिवेशन नहीं रखेंगे, उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं रखेंगे, क्यूरियोसिटी नहीं रखेंगे, तो फिर कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये भी सही है। विज्ञान की सामग्री और प्रक्रिया को सटीक रूप से सामने लाने में अभिगम की क्षमता, ये भी सही है कि बच्चे को अगर आप कुछ चीज़ सिखानी चाहते हैं तो उसको सामने ले आइए, साइंटिफिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको सामने लेके आइए, ठीक है। अधिगम को बढ़ावा देने वाली शिक्षण संस्था या शिक्षक की लोकप्रियता या प्रभाव, ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर मान लो कोई टीचर फेमस है तो फिर वही वो क्या करेगा, एक अच्छा मानदंड होगा कि इसी पर अच्छी पढ़ाई होती है और कहीं होती नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला ही मानदंड नहीं है, लेकिन सही आंसर यही होगा। 24 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। यहाँ पे बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो विज्ञान की कक्षा में अधिक समावेशी इंक्लूसिव बनाने के लिए सबसे बढ़िया मार्ग, उत्तम मार्ग क्या होगा। विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य देना, कक्षा में अधिक प्रयोग करवाना,
विद्यार्थियों को कक्षा में एकाग्र करने के लिए अधिक प्रश्न पूछना, विविध प्रकार के सीखने के अनुभव देना। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। तो प्रोजेक्ट दे रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप है, ये भी सही लग रहा है। कक्षा में अधिक प्रयोग करना, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों को कक्षा में एकाग्र करने के लिए अधिक प्रश्न पूछना, ये भी सही है। लेकिन सबसे उत्तम मार्ग की बात हो रही है। तो आप अलग अलग प्रकार के जब उनके अंदर जो अनुभव जो उन्होंने सीखे हैं उनको अगर आप डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक समावेशी क्लासरूम, एक समावेशी आपका आसपास वातावरण का निर्माण होगा। तो ऑप्शन डी हमारा ज़्यादा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? निम्न में से कौन सा कथन प्रेक्षण है? क्या है? प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जर्वेशन? प्रेक्षण का मतलब क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन। चलिए पढ़ते हैं चारों स्टेटमेंट को, देखते हैं कौन सा ऑब्जर्वेशन है। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए में आनुवंशिकता निहित है, ये कौन सा आपका ऑब्जर्वेशन हो गया? नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। आकाश में नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अन्य रंगों से अधिक होता है, ये रिजल्ट है, निष्कर्ष है। ठीक है। द्रव पदार्थों के कण यादृच्छिक क्या होते हैं? घूमते हैं क्योंकि ये द्रव पदार्थों के अन्य कणों से टकराते रहते हैं, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, रिजल्ट है। एक धारा प्रवाही तार अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे बिल्कुल ये आपका कोई वायर है, जब इसको सर्किट में जोड़ दिया जाता है तो इसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को प्रैक्टिकल करके द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। एक विज्ञान का शिक्षक अपनी कक्षा 8 के विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस के लोगों का सर्वेक्षण करके उनकी वेशभूषा में उपयोग किए गए कपड़ों के प्रकारों से संबंधित सूचना इकट्ठा करने को कहता है। ठीक है, फिर वह उन कपड़ों की गुणवत्ता, दाम, स्थायित्व और जैव अवघटनीयता के आधार पर एक विद्यार्थी से रिपोर्ट बनाने को कहता है। तो यह गतिविधि निम्न में से किसके आकलन का सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो बच्चों से क्या कहा गया कि आस पड़ोस के लोगों का सर्वेक्षण करके उनकी वेशभूषा के उपयोग किए गए कपड़ों के बारे में संबंधित सूचना को इकट्ठा करें। तो इकट्ठा तो आप तब करेंगे जब पहले उन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि सही चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो यानी पहला तो होगा अवलोकन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उन कपड़ों की गुणवत्ता, दाम, स्थायित्व और इनके आधार पर उनको वर्गीकृत करना पड़ेगा कि ये दाम के आधार पर ये होगा, इसकी गुणवत्ता ये है, उन आधार पर आपने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर उसके बाद आप सोचेंगे तो ये विवेचनात्मक सोच, ये भी आपका अगला टर्म होगा। उसके बाद अगला क्या कहा गया है कि एक रिपोर्ट बनाने की बात हो। रिपोर्ट क्या होगा? आप जब आप 2-4 लोगों से बात करेंगे, संवाद करेंगे, इसके बाद आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। तो ABCD यही आपके 4 इसमें यूज हो रहे हैं फंक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ABCD। ठीक है दोस्तों, 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। विज्ञान की शिक्षा में समुदायों यानी ग्रुप्स की बात हो रही है। कोई प्रभावी भागीदारी का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? क्या है? देखिए ध्यान से। खेल के मैदान के विकास के लिए अभिभावकों की मदद मांगना। भैया आप स्कूल का डेवलपमेंट करें, स्कूल के गेम्स के मैदान बना रहे हैं, इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? गलत है। आगे देखेंगे, विद्यालय में उचित स्वच्छता संसाधनों के विकास के लिए समुदाय के सदस्यों की मदद मांगना। समुदाय से क्यों सदस्य मांगेंगे? आप हेल्प मांगेंगे। विद्यार्थियों को उनके कार्य में सहयोग देने के लिए अभिभावकों को कहना। गलत है। समुदाय के सदस्यों को संदर्भ व्यक्ति के रूप में अपनी दक्षताओं को साझा करने के लिए कहना। तो इससे क्या होगा? विज्ञान की शिक्षा में समुदायों की प्रभावी की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी कि आप जो उनकी कैपेसिटी है उनको आप सब साझा करेंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे। तो ये क्या करेगा? एक अच्छा डेवलपमेंट का एक भागीदार बन के रूप में सामने आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है। किसी कक्षा में जलीय वनस्पति में जैविक खरपतवार नियंत्रण विषय पढ़ाया जाना है। तो निम्न में से क्या इस विषय को पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है? देखो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? जलीय वनस्पति में जैविक खरपतवार नियंत्रण। तो यानी कि किस प्रकार से जो आपके वाटर प्लांट्स होते हैं उनमें आपका जो खरपतवार होता है उनको किस प्रकार से उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उनको फील्ड विजिट पे ले जाओ, जहाँ पे इस प्रकार के खरपतवार आपके पाए जाते हों, और डायरेक्टली उनको ख़त्म करके दिखाइए। तो क्षेत्रीय द्वारा इसका सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। रोल प्ले, समूह में चर्चा, जानकारी एकत्र करके आप इसके अच्छे से नहीं बता सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है। विज्ञान की कक्षाओं में किसी क्रियाकलाप की योजना बनाने के लिए निम्न में क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण मापदंड है? देखिएगा, विद्यार्थियों को क्रियाकलाप में मज़ा आना चाहिए। भैया मज़ा आने से कौन सा आप चीज़ें सीख पाएंगे? क्रियाकलाप से विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से सीखने में छुटकारा पाने में मदद मिल जानी चाहिए। भैया पाठ्य पुस्तकें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितने की प्रैक्टिकल्स। क्रियाकलाप को व्यावहारिक अनुभवों के कुछ अवसर प्रदान करने चाहिए। हाँ ये सही है कि आप अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपके डेली लाइफ में जो अनुभव आपने फील किया उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रियाकलाप की अवधारणाओं की समझ की ओर अग्रसर होना चाहिए।
ठीक है, समझ अकेले से कौन सा आप क्या कर रहे हैं एक अच्छा मापदंड माना जाएगा। तो सबसे बढ़िया मापदंड ये है कि आपके जो व्यवहारिक अनुभव हैं उनको दिखाने का अवसर आपको मिलना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज का जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से विज्ञान शिक्षा का कौन सा उपागम प्राकृतिक जगत के विषय में विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही वैज्ञानिक व्याख्याओं पर प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विज्ञान शिक्षा का कौन सा उपागम, है ना, क्राइटेरिया की बात हो रही है। उपागम का मतलब क्राइटेरिया, प्राकृतिक जगत के विषय में विद्यार्थियों गलत विचारों को सही वैज्ञानिक व्याख्याओं पर प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे उपागम मतलब अप्रोच की बात हो रही है। और उपागम का मतलब क्या होता है, अप्रोच। कौन सी अप्रोच है आपकी? तो एकीकृत उपागम यानी कि इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। संकल्पनात्मक परिवर्तन उपागम, इसको कहा जाता है कॉन्सेप्चुअल चेंज अप्रोच। ये क्या है आपका, कॉन्सेप्चुअल चेंज अप्रोच। ठीक है दोस्तों। और फिर आपका है खोज उपागम, इसको बोलते हैं डिस्कवरी अप्रोच। ये आपका डिस्कवरी है। और प्रोजेक्टर विधि, ये तो पता है प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड। तो आपको यहाँ पर पहले तो ये जो आपके मेथड है, मेथड को समझो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मेथड की, तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, इसमें प्रोजेक्टर के माध्यम, ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जाता है। तो उसके अंतर्गत आप प्राकृतिक जगत के विषय में आप बच्चों को इतना अच्छा नहीं दिखा सकते, गलत विचारों की सही वैज्ञानिक व्याख्या नहीं प्रतिस्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ कि बढ़िया ध्यान से समझिएगा। तो प्रोजेक्टर विधि इसमें तो काम नहीं आएगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट है। फिर आपका आता है खोज उपागम। तो खोज उपागम यानी खोज का जो आपका अप्रोच है वो एक ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चे चीज़ों को स्वयं आविष्कार करते हैं और खोजते हैं और उन्हें खोजकर्ता या अन्वेषक की स्थिति में रखा जाता है। कहते नहीं बच्चे खुद अन्वेषण करता होते हैं। तो खोज उपागम विधि का भी प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। फिर आपका आता है एकीकृत उपागम। ठीक है, एकीकृत उपागम में क्या होता है कि इसमें एक ही विषय या विभिन्न विषयों के क्या होते हैं प्रसंगों को एकीकृत साथ में शामिल कर लिया जाता है, फिर उन पर बच्चों की बातचीत कराई जाती है। तो यहाँ पर उसका भी प्रयोग नहीं होगा। फिर आपका आता है संकल्पनात्मक परिवर्तन उपागम यानी कॉन्सेप्चुअल चेंज अप्रोच। अब क्वेश्चन अगेन देखिए क्या है इसमें आपसे कहा गया है कि समय के साथ अवधारणाओं और उन अवधारणाओं के बीच में जो संबंध है उनको बदलने की बात हो रही है। प्राकृतिक जगत के विषय में विद्यार्थियों गलत विचारों को सही वैज्ञानिक व्याख्याओं को प्रतिस्थापित अगर आपको करना है तो समय के साथ साथ जो परिवर्तन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको आपको बताना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्चुअल चेंज अप्रोच यानी संकल्पनात्मक परिवर्तन उपागम इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास, जो पेपर था उसको हमने सॉल्व किया। 28 दिसंबर 2021 के पेपर को सॉल्व किया। आई थिंक आप लोगों ने इस पेपर को एंजॉय किया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही भी हुए होंगे, गलत भी हुए होंगे। तो फिर भी ये बढ़िया पेपर था। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों को जो बिल्कुल सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपका जो रिवीजन होगा, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले पेपर के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए ध्यान रखें। सर्दी का मौसम चल रहा है, बचे रहिए। टेक केयर, बाय बाय।